आज से हम आपके लिए न्यू ड्रामा स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एमडी स्नो स्टॉर्म। ये ड्रामा जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले एक मेन लीड कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम यी जेंग है। वो एक आदमी के पास से गुजरता है तो वो आदमी उससे पूछता है क्या तुम्हारा नाम यी जेंग है। वो उसे जवाब देता है कि जी नहीं, मैं यी जेंग नहीं हूँ। फिर वो उसे पूछता है कि आप दोनों इधर क्या कर रहे हैं। वो बताता है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहा है। फिर यी जेंग उनको एडवाइस करता है कि तुम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट ना करो बल्कि प्राइवेट टैक्सी लेकर सेफ प्लेस तक पहुंचो क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा सीवियर है। इसके बाद एक ट्रेन से उतरती हुई हमारी मेन फीमेल लीड कैरेक्टर जिसका नाम येंगू है वो अपने भाई के साथ ट्रेन से उतरती है और एक बार का रुख करती है। स्नो स्टॉर्म की वजह से वो वहाँ एक रूम बुक करवाना चाहती है। फिर वो अपने भाई से कहती है कि वो एक कॉल करने के लिए जा रही है। वो अपना फोन लेकर बार के एक साइड पे आ जाती है और बाहर से नजर आ रही होती है। यी जेंग जब बाहर आता है तो वो उसे देखना शुरू कर देता है। फिर वो बार के अंदर आता है और सामने टेबल पर बैठे येंगू के भाई के टेबल पर जाता है। वहाँ पर मौजूद लड़का उन दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि ये बार का ऑनर है। यी जेंग इस लड़के से पूछता है कि क्या तुम इधर अकेले आए हो। येंगू का भाई उसे बताता है कि वो अकेला नहीं आया बल्कि अपनी सिस्टर के साथ इधर आया है। वो कुछ काम करने के लिए अभी गई है और अभी वापस आ जाएगी। इसके बाद ये सीन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट येंगू कॉल करके वापस आती है। वो अपने भाई को बताती है कि यहाँ पर रूम मिलना बहुत मुश्किल है लेकिन मैंने किसी की ड्यूटी लगा दी है, वो हमें रूम जरूर दिलवा देगा। तब तक मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं टेबल पर सोना चाहती हूँ। उसका भाई कुछ ही देर के बाद उसे उठा देता है। जब वो अपना सर उठाती है तो सामने यी जेंग खड़ा होता है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है कि ये ड्रिंक आप दोनों के लिए मेरी तरफ से है। ड्रिंक देने के बाद वो अपने दोस्त के साथ जाकर बैठ जाता है। फिर येंगू अपने भाई से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। वो उसे सारी बात बता देता है कि जब तुम कॉल अटेंड करने के लिए गई थी तो ये इस लड़के के साथ चाइनीज में बात कर रहा था तो मैं भी इसके पास चला गया। इस तरह हमारा आपस में फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ। यी जेंग अपने दोस्त को बताता है कि उसके लिए टैक्सी का इंतजाम हो गया है। उसका फ्रेंड येंगू को कहता है कि जैसे ही आपके होटल का इंतजाम हो जाए तो आप यी जेंग के साथ उधर चले जाएं, ये आपको लिफ्ट दे देगा। तब येंगू कहती है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि हम किसी से लिफ्ट लें। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई से हमारी दोस्ती हो गई है, बस लिफ्ट ही की तो बात है। फिर येंगू को कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुम लोगों के लिए होटल में रूम बुक हो गया है, अब तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो सकते हो। तब वो खुशी के साथ ये बात अपने भाई को बताती है। वो होटल की लोकेशन यी जेंग को दिखाती है कि क्या तुम इस लोकेशन को जानते हो और ये भी बताओ हम यहाँ तक कितने टाइम में पहुँच सकेंगे और इसका फासला यहाँ से कितने मिनट का है। तब यी जेंग बताता है कि ये होटल तकरीबन यहाँ से 10 मिनट के फासले पर है। यी जेंग का फ्रेंड मिन चाओ के साथ वॉशरूम जाता है और येंगू और यी जेंग दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। येंगू पूछती है क्या तुम यहाँ पर स्टूडेंट हो या कुछ और करते हो। तब वो इसे कहता है क्या तुम मेरे लिफ्ट देने से डर रही हो या मैं तुम्हें कोई जासूस लगता हूँ। फिर वो अपना ID कार्ड येंगू को दिखाता है और उसे अपना पासपोर्ट भी दिखाने लग जाता है जिस पर वो कुछ एम्बेरसमेंट फील करती है। कुछ टाइम के बाद टैक्सी आ जाती है और वो लोग अपना सामान टैक्सी के अंदर रखते हैं। येंगू टैक्सी में बैठने से पहले उसके नंबर प्लेट की पिक मोबाइल में ले लेती है। इस चीज को यी जेंग भी देख लेता है। फिर टैक्सी चलना शुरू करती है और वेदर बहुत ज्यादा सीवियर होता है। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो यी जेंग उसका सामान उठाकर होटल में रखता है। येंगू यी जेंग का थैंक्स करती है कि उसने ऐसे वेदर में उसकी हेल्प की और उसे होटल तक पहुंचाया। जब वो छोड़कर जा रहा होता है तब मिन चाओ यी जेंग को ऑफर करता है कि मैं तुम्हें डिनर करवाना चाहता हूँ, तुम मुझे वीचैट में एक्सेप्ट कर लो। इस तरह वो दोनों वीचैट में फ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसका मेन डोर बंद होता है और इसकी कीज वो लाना भूल जाता है। फिर वो अपने पार्टनर को कॉल करता है लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर वो एक होटल में आता है जो कि बंद हो चुका होता है लेकिन होटल का मालिक यी जेंग के लिए डोर ओपन कर देता है क्योंकि वो उसे पर्सनली जानता है। वो ऑनर से पूछता है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ पर काम करता है। तब यी जेंग कहता है कि मैं नहीं जानता। फिर वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आज की रात इधर रुकने दो, बाहर वेदर बहुत ज्यादा खराब है। तब वो ऑनर उसे रुकने की इजाजत दे देता है लेकिन जिस जगह उसे सोना होता है वो जगह बहुत तंग होती है। वो बहुत मुश्किल से रात अपने आप को सेट करता है। जैसे तैसे करके वो रात को गुजारना चाहता है। फिर एक दफा वो सोते हुए नीचे गिरने ही वाला होता है कि संभल जाता है। फिर अपने आप को बचाने के लिए आगे चेयर रख देता है ताकि स्टे मिल सके और गिरने से बच सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिन चाओ अपने रूम में आ जाता है और अपनी सिस्टर से पूछता है कि क्या उस हैंडसम लड़के ने तुम्हें अपना स्टूडेंट कार्ड भी दिखाया था। वो अपने भाई को बताती है कि हाँ, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ जब मुझे उसने अपना कार्ड दिखाया लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि वो जेंगी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तब मिन चाओ कहता है कि इसका मतलब है कि वो लड़का काफी इंटेलिजेंट है जो ऐसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा है। इसके बाद दोनों बहन भाई सो जाते हैं। अगली सुबह वो ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। तब मिन चाओ अपनी सिस्टर से कहता है तुम इस हैंडसम लड़के को खुद से थैंक्स बोलो। तब येंगो कहती है कि मैं कैसे उसे थैंक्स कह सकती हूँ। तब
वो उसे अपने फोन से चैट निकालकर उसका नंबर देता है। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं। येंगू जब अपने रूम में आती है तो वो सोचती है कि क्या मुझे उस लड़के को भी चैट में ऐड करना चाहिए या नहीं। अभी वो सोचती ही है कि उसका भाई पीछे से आ जाता है, उसका मोबाइल फोन खींच लेता है और कुछ देर के बाद वो उसे बताता है कि यीजेंग ने तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया है। येंगू कहती है तुमने ये सब कुछ इतनी जल्दी में कर दिया और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे उसका थैंक्स कैसे करना है। तब वो मोबाइल लेकर उसे मैसेज करती है कि कल रात तुमने मेरी और मेरे भाई की होटल रूम तक आने के लिए बहुत हेल्प की। अब मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरा भाई तुम्हें डिनर पर इनवाइट करें ताकि तुम्हारा थैंक्स बोल सकें। यीजेंग कहता है कि कल रात तुम बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्या आज तुम्हें डिनर टाइम डर नहीं लगेगा? तब वो उसे कहती है कल तो हमारा यहाँ पर पहला दिन था और स्नो स्टॉर्म की वजह से ज्यादा ही डर गई थी। येंगू उसे सॉरी करती है कि उसने इस पर बिला वजह शक किया। तब वो उससे पूछती है कि इस वक्त वो कहाँ है। वो येंगू को बताता है कि वो इस वक्त ट्रेन स्टेशन पर है और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा है। मिनचाओ अपनी सिस्टर को कहता है कि क्यों ना उसको फॉलो किया जाए। येंगू उसे ऐसा करने से मना करती है कि किसी को डिनर करवाने के लिए उसे फॉलो करना अच्छी बात नहीं। फिर वो अपनी बहन से इंसिस्ट करने लग जाता है कि प्लीज मेरी बात को मान जाओ। इस तरह दोनों बहन भाई ट्रेन में बैठ जाते हैं ताकि यीजेंग को फॉलो कर सके। इधर यीजेंग के फोन पे मैसेज आता है जिस पर येंगू ने कल के पैसों की पेमेंट की होती है और साथ में थैंक्स भी लिखा होता है, लेकिन यीजेंग वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और उसे रिटर्न कर देता है। वो जैसे ही पैसे रिसीव करती है तो अपने भाई से कहती है कि यीजेंग जब आए तो तुम उसे पैसे खुद दे देना क्योंकि मैंने उसे ट्रांसफर किए थे और उसने मुझे वापस कर दिए हैं। मिनचाओ जो इस वक्त नींद में होता है सिर्फ सर हिला देता है। इधर यीजेंग का फ्रेंड वीवे भी आकर यीजेंग के साथ बैठ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी टीचर की बेटी तुमसे मिलने के लिए आ रही है और तुम मुझसे इतना अवॉइड कर रहे हो। इधर येंगू और मिनचाओ जब स्टेशन पर उतरते हैं तो उन्हें एक बर्गर शॉप नजर आती है। मिनचाओ अपनी सिस्टर से कहता है कि अगर हमारे पास कुछ टाइम है हम तब तक कुछ खा पी लेते हैं। कुछ देर के बाद वीवे और यीजेंग भी उधर आ जाते हैं। वीवे को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। वो उसे कहता है कि हम यहाँ पर जाकर कुछ खा लेते हैं। तब वो अपनी पॉकेट में से चॉकलेट निकालकर वीवे को देता है और उसे कहता है कि फिलहाल इससे काम चलाओ। मिनचाओ अपनी सिस्टर से कहता है यीजेंग को डिनर कहाँ करवाना है। फिर मिनचाओ कहता है कि ऐसा करते हैं कि हम यीजेंग से खुद ही पूछ लेते हैं कि उसे डिनर कहाँ करवाया जाए क्योंकि हम तो इधर न्यू हैं। मिनचाओ जब यीजेंग से राब्ता करता है तो वो अपनी सिस्टर को बताता है कि यीजेंग तो वापस जा चुका है। तब वो दोनों सोचते हैं कि अब हम बाहर तो निकले ही हैं, क्यों ना हम इस जगह को अच्छी तरह से विजिट कर लें। वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। इसी दौरान वो ग्रुप चैट में अपनी एक लोकल फ्रेंड से पूछती है कि यीजेंग कैसा लड़का है। वो उसे बताती है कि किसी हद तक ठीक है बल्कि कुछ बेहतर है। जब वो चैट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसका भाई बताता है क्या तुम्हें पता है तुम ग्रुप चैट में सबसे बात कर रही हो, तुम्हारी चैटिंग यीजेंग भी पढ़ रहा है। तब वो बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करती है कि यीजेंग ये सब पढ़कर उसके बारे में क्या सोचेगा। इसके बाद यीजेंग किसी को कॉल कर रहा होता है और उसे इन दोनों स्टूडेंट्स के बारे में कहता है कि इनको रिसीव कर लिया जाए। फिर वो मिनचाओ को मैसेज करता है कि आज का डिनर मेरी तरफ से होगा। जब वो जेंगू को ये बात बताता है तो वो उसे कहती है कि डिनर का बिल हम खुद पे करेंगे। इसके बाद विवेक का घर दिखाया जाता है जिसमें यंग भी होता है। वहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर भी होता है जिसको दोनों सिस्टर कहकर पुकारते हैं। जब यीजेंग उनके घर आता है तो ये लेडी फिर बताती है यंग बहुत ज्यादा मुश्किल में है, जिस पर विवे वहाँ से उठ के चला जाता है और यीजेंग इस लेडी को बताता है कि उसके पास यंग की हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वो कहती है ये तुम दोनों भाइयों का मसला है, मैं दरमियान में नहीं आना चाहती। खाना खाने के बाद वो अपने बैग से 2 बॉक्सेस निकालती है और यीजेंग को बताती है कि ये मेरी मदर ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। जिस पर यीजेंग उसे कहता है कि सिस्टर मुझे इन चीजों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पर वो खुश हो जाती है कि यीजेंग ने उसे सिस्टर बोला है। इस बात पे यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। आपको हमारा ये न्यू ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा एमडेस्ट स्नो स्टॉर्म की एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि यीजेंग अपनी सिस्टर को गाड़ी तक छोड़ने के लिए आता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर मिनचाओ अपनी बहन से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि यीजेंग की फ्रेंड ने मुझे यूनिवर्सिटी दिखाने का प्रॉमिस किया है। मैंने उसे बहुत दफा मना किया लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि वो मुझे यूनिवर्सिटी विजिट करवाएगा। मिनचाओ अपने भाई को कहती है हमने पहले ही उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, अब इसके दोस्त को भी हम अपने लिए बिजी कर दें ये तो अच्छी बात नहीं, तुम उन्हें मना कर दो। लेकिन मिनचाओ कहता है कि मैंने बहुत दफा मना किया है और वो बार बार इंसिस्ट कर रहा है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इसके बाद मिनचाओ यीजेंग को मैसेज करके थैंक्स बोलती है कि तुम लोग मेरे भाई का बहुत ख्याल रखते हो। इसके बाद दोनों बहन भाई को पोलैंड आना होता है जहाँ पर यीनचाओ की ट्रेनिंग होती है। उसका भाई कहता है तुम तो ट्रेनिंग में मसरूफ हो, मैं सारा दिन बोर हो जाता हूँ। फिर वो अपने भाई से कहती है कि आज सारा दिन मैं अपने भाई को कंपनी देने वाली हूँ। वो अपनी बहन को कॉफी पीने का कहता है। इसके बाद दोनों बहन भाई कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। ज्यादा सर्दी होने की वजह से उनको कॉफी पीने के लिए कोई टेबल खाली नजर नहीं आता। वो बाहर रोड पर ही खड़े होते
होते हैं। तो यिन चाओ अपने भाई से कहती है कि हमें यहाँ कोई टेबल नहीं मिल सकता, लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि हमारे लिए येजिन ने टेबल रिजर्व करवाया हुआ है, डोंट वरी। इसके बाद वो दोनों बहन भाई होटल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर येजिन बैठा होता है। जब वो इन दोनों को देखता है तो उठ के खड़ा हो जाता है। येजिन पूछती है कि आप इस होटल में अक्सर आते होंगे, लेकिन येजिन बताता है कि मैं 2 या 3 महीनों के बाद एक चक्कर इधर लगाता हूँ। इसके बाद यिन चाओ को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। वो उसे बताती है कि इस सिटी में एक कॉफी शॉप है जहाँ पर बीन्स बहुत अच्छे मिलते हैं जो बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। यिन चाओ को कॉफी बीन्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए वो येजिन से पूछना शुरू कर देती है कि वो किधर से मिल सकते हैं। तब वो कहता है कि मैं इन्फॉर्मेशन लेकर तुम्हें इस बारे में कुछ बताऊंगा। फिर उसे इस जगह के बारे में याद आता है तो वो यिन चाओ को बताता है कि ये शॉप तो मेरे रास्ते में ही पड़ती है, मैं तुम्हें कॉफी बीन्स ला दूंगा। लेकिन यिन चाओ कहती है वो शॉप खुद देखना चाहती है, इसलिए वो उसे इंसिस्ट करती है कि मुझे वहाँ पर लेकर चलो। वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। मिन चाओ उनको पीछे से देखता है और कहता है कि ये दोनों आपस में ज्यादा ही फ्रैंक हो गए हैं। वो दोनों शॉप के अंदर एंटर होते हैं और इधर मिन चाओ अपनी कुछ पिक्स लेने के लिए जाता है। जब वो होटल के अंदर होते हैं तो येजिन देखता है कि एक कपल सामने खड़ा एक दूसरे को कॉफी बीन्स खिला रहे होते हैं, तो वो भी एक कॉफी बीन उठाकर यिन चाओ को खिलाता है। वो बार बार अपनी घड़ी को देख रहा होता है। फिर वो यिन चाओ से पूछता है कि तुम्हें कौन से कॉफी बीन्स चाहिए। वो अपनी फ्रेंड का भेजा हुआ मैसेज दिखाती है जिस पर कॉफी बीन्स वो मंगवाता है। जब वो दोबारा टाइम चेक करता है तो यिन चाओ कहती है कि अगर आपको जल्दी है तो आप जा सकते हैं, मैं अपना सामान खुद ले लूंगी। तब वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो कॉफी बीन्स लेकर बाहर आ जाती है। मिन चाओ बाहर ही खड़ा होता है। वो कॉफी बीन्स अपने भाई को पकड़ाती है और खुद किसी से मिलने के लिए टैक्सी में बैठ जाती है। यिन चाओ जेंगी से मिलने के लिए होटल पहुँचती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ लंच कर रही होती है। वो दोनों स्पाइसी खाना खा रही होती है। स्पाइसी खाना यिन चाओ को पसंद तो होता है लेकिन वो खा नहीं सकती। इस पर जेंगी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कम स्पाइस वाला खाना मंगवा देती हूँ। अब वो न्यू खाना मंगवाने से मना कर देती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर और चाइनीज होटल भी हैं जहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। तब जेंगी की फ्रेंड उसे बताती है कि इस सिटी में कुछ ज्यादा चाइनीज होटल तो नहीं है, लेकिन वो एक जगह के बारे में बताती है जो वीडियो रूम है, जहाँ पर वो स्नोकर प्लेयर के बारे में बताती है। फिर यिन चाओ कहती है कि स्नोकर तो मेरा भाई भी खेलता है, हो सकता है वो इस जगह के बारे में जानता हो। वो दोनों यिन चाओ से उसके भाई का नाम पूछती है। जब वो अपने भाई का नाम बताती है तो वो दोनों हैरान हो जाती हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि ये तुम्हारा भाई है। तब यिन चाओ कहती है कि कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मैं तुम्हें इस बारे में डिटेल दे सकती। फिर वो दोनों से कहती है कि चलो हम वीडियो रूम में चलते हैं और जाकर देखते हैं कि आज वहाँ स्पेशल क्या है, क्योंकि हर वीकली वहाँ पर स्पेशल प्लेयर्स इनवाइट किए जाते हैं। लेकिन यिन चाओ कुछ हेजिटेशन फील करती है। उन दोनों के इंसिस्ट करने पर वो जाने पे एग्री हो जाती है। वो जैसे ही वीडियो रूम के बाहर पहुँचती है तो उनको बताया जाता है कि आप लोग जल्दी से अंदर आ जाएं क्योंकि गेम स्टार्ट हो चुका है। जब वो तीनों अंदर जाती हैं तो येजिन ये गेम खेल रहा होता है, जिसकी नजर जब यिन चाओ पे पड़ती है तो वो देखता ही रह जाता है। यिन चाओ के जहन में भी आता है कि हम लोग एक्सीडेंटली एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, इसमें पता नहीं क्या लॉजिक है। इसके बाद येजिन ये गेम जीत जाता है। सब लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। गेम जीतने के बाद वो यिन चाओ के पास आता है और उसे हेलो बोलता है, जिस पर सब हैरान होते हैं कि ये क्या एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तब येजिन कहता है कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही हमारी एक दूसरे से मुलाकात हुई है। फिर वहाँ पर मौजूद एक आदमी कहता है क्या तुम दोनों फ्रेंड हो। यिन कहता है कि काश हम फ्रेंड होते। इसी लम्हे यिन चाओ कह देती है कि हाँ, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। इसके बाद जेंगी यिन चाओ को लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यिन चाओ जेंगी के साथ खड़ी होती है कि वेटर ड्रिंक लेकर आता है। वो इन दोनों को ड्रिंक ऑफर करता है, जिस पर यिन चाओ हेजिटेशन फील करती है। तभी वहाँ पर येजिन आ जाता है जो कहता है आज मैंने मैच जीतने की खुशी में सब लोगों के लिए ड्रिंक ऑफर की है, इसलिए तुम भी इसे ले सकती हो। वो ड्रिंक पकड़ लेती है। जेंगी को उसकी फ्रेंड बुलाने के लिए आ जाती है, जिसके बाद येजिन और यिन चाओ दोनों रह जाते हैं। तब येजिन यिन चाओ से पूछता है कि तुम इधर क्या करने के लिए आई हो। वो बताती है कि मैं दरअसल अपनी फ्रेंड्स के साथ इधर आई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इधर हो। इसके बाद जेंगी दोबारा आकर यिन चाओ को बताती है कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। यिन चाओ इस बात पे परेशान हो जाती है कि वो वापस कैसे जाएगी, जिस पर येजिन कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यिन चाओ उसे किसी भी तरह की मुश्किल में डालना नहीं चाहती, लेकिन वो उसे तसल्ली देता है कि वो उसे सेफ एंड साउंड घर पहुंचा देगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तो बाहर स्नो फॉलिंग हो रही होती है, जिसे देखकर यिन चाओ को बहुत अच्छा लगता है। तब येजिन उससे पूछता है क्या तुम्हें स्नो फॉलिंग इतनी ज्यादा पसंद है। तो वो बताती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे स्नो फॉलिंग बहुत ज्यादा पसंद है, अब मुझे जल्दी से कैब कर लेनी चाहिए। तब वो उससे पूछता है क्या तुमने कभी सब सर्विस को एंजॉय नहीं किया। वो बताती है कि वो सब सर्विस में अपने स्टेशन को भूल जाती है, अगर वो जरा से भी तवज्जो न दे तो वो स्टेशन से दूर चली जाती है। तब उसे कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो, हम कुछ मिनट के बाद स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। वो दोनों पैदल वॉक शुरू कर देते हैं। कुछ दूर जाकर वो येन से पूछती है क्या तुम स्नोकर खेलने के लिए डेली आते हो। येन बताता है कि नहीं, आज वो पहली दफा आया है। एक्चुअली उसका दोस्त लास्ट वीक स्नोकर गेम हार गया था, इसलिए
इसलिए उसने अपनी जगह पर ये गेम जीतने के लिए मुझे बुलाया था। मुझे अपने किसी फ्रेंड को लंच करवाना था और यही मेरी इस बंदे के साथ डील थी। उसने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और मैंने उसका। तब येनचाओ सोचती है कि ये कितना अच्छा इंसान है, इसको दूसरों को खाना खिलाना कितना अच्छा लगता है। इसके बाद वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। सवार होने के बाद येनचाओ येन से कहती है कि हम दोनों का इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ। वो कहता है तुम मेरे बारे में सारे डॉक्यूमेंट देख चुकी हो, क्या अभी भी तुम्हें मेरे बारे में कुछ और जानना है? तुम अपने बारे में मुझे बताओ, मैं वो जानना चाहता हूँ। फिर वो बताती है कि वो अपने कजन मिनचाओ के साथ इधर आई है। उसका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में हुआ है। वो इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहता था, इसलिए वो वक्त से पहले मुझे यहाँ लेकर आ गया क्योंकि मैं इस सिटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। वो बताती है कि इसके पेरेंट्स उसके बारे में बहुत वरीड थे कि ये पहली दफा आउट ऑफ कंट्री कैसे रहेगा, इसलिए मैं इसकी हेल्प के लिए आई हूँ। फिर वो बताती है कि उसने ओपन बॉल में पार्टिसिपेट किया हुआ है, वो भी वक्त से पहले इधर आ गई है ताकि अच्छे से एडजस्टमेंट हो सके। फिर येन अपने बारे में बताता है कि उसने चाइना से अपना बैचलर कंप्लीट किया है और इधर अब वो मैस कम्युनिकेशन करने के लिए आया है। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। येनचाओ सोचती है कि ऐसे फील हो रहा है कि जैसे हम दोनों किसी ब्लाइंड डेट पर आए हैं और अपना एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। फिर वो अपने भाई को मैसेज करती है कि मेरे लिए कुछ खाने का अरेंज कर लेना, क्योंकि जब वो पहुंचेगी तब तक सारी शॉप्स बंद हो चुकी होंगी। सिग्नल न आने की वजह से वो अपना मोबाइल इधर उधर करती है। जब वो मोबाइल को येन की तरफ करती है तो येन उसका मैसेज पढ़ लेता है। तब वो अपने दोस्त को खाने के लिए एक टेबल रिजर्व करने का कहता है और येनचाओ को भी बताता है कि मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया है, इसलिए अब तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए रुकोगी। येनचाओ बताती है कि उसका स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए उसने अपने भाई को मैसेज किया था कि तब तक मुझे भूख लग जानी है। येन बताता है कि गेम खेलने के बाद वो लंच करने वाला था, लेकिन उसे देखने के बाद उसने लंच नहीं किया, इसलिए वो कहता है कि मुझे तो बहुत भूख फील हो रही है। तब येनचाओ मान जाती है और वो दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। येनचाओ को चलते हुए डायरेक्शन चेंज करने का कहता है और बार बार उसे पकड़कर दूसरी तरफ करता है। तब वो सोचती है कि शायद इसको लेफ्ट साइड पर चलने की आदत है, इसलिए मुझे ये दूसरी तरफ कर रहा है, लेकिन वो उसे बताता है कि इस तरफ बहुत सी सीढ़ियां आती हैं और तुम उनसे गिर सकती हो। ये सुनकर येनचाओ को बहुत अच्छा लगता है कि इसको मेरा इतना ज्यादा ख्याल है। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड मुकम्मल हो जाता है। आपको हमारा न्यू ड्रामे का नया एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।